ये पानीपत की पहली लड़ाई थी। दिल्ली का हुक्मरान इब्राहिम लोधी 1,00,000 की फौज लेके सामने खड़ा था। इसका मुकाबला अफगान मुगल बादशाह बाबर के साथ था। बाबर की उम्र उस वक्त 40 साल थी। इसके पास सिर्फ 13,000 सिपाही थे, लेकिन हर एक सिपाही 100 लड़ाइयां लड़ चुका था और अपने बादशाह के लिए जान देने को तैयार था। बाबर खुद इतना जबरदस्त था कि दोनों बगलों में पूरे कद के एक नौजवान को दबाकर ऊंची फसील के ऊपर दौड़ सकता था। तैराक ऐसा था कि जो दरिया सामने आया इसको तैर के अबूर किया। सवार वो था कि दिन भर में 100 मील के धावे मारता था। बाबर अपने इन जानिसार सिपाहियों को लेकर दलेराना पंजाब में दाखिल हुआ और सीधा दिल्ली की तरफ हो लिया। सल्तनत मुगलिया, मुगल हिंदुस्तान में कैसे आए। एपिसोड 1, बाबर 1526 से 1530। नाज़रीन, बाबर जिसके पास किसी जमाने में एक वक्त का खाना भी ना था, उसने हिंदुस्तान का बादशाह बनने के लिए बड़ा लंबा सफर तय किया था। तैमूर लंग जो किसी जमाने हिंदुस्तान को तबाह कर चुका था, एक असीम रियासत का मालिक था। तैमूर की वफात पर उसकी सल्तनत बहुत सी छोटी छोटी रियासतों में बंट गई। एक रियासत कोकन थी जो तुर्किस्तान का एक हिस्सा है। मुद्दत दराज के बाद यह रियासत बाबर के बाप के हाथ आई, जो तैमूर की नस्ल से 5वीं पुश्त में था। बाप की वफात पर बाबर इस रियासत का मालिक हुआ। उस वक्त उसकी उम्र 13 साल थी। तख्त पर बैठा ही था कि चचा ने चढ़ाई की और बाखौफे जान बाबर को इसके साथ लड़ना पड़ा। रियासत इसके हाथ से निकल गई। 20 बरस तक बाबर आवारा फिरता रहा, आज यहां तो कल वहां, आज फतहमंद है तो कल भागता है। किसी वक्त तो बाबर को एक वक्त का खाना भी नसीब ना होता। आखिरकार बाबर ने जुनूब की तरफ बढ़ने का इरादा किया। तुर्किस्तान में बाबर जैसे बहादुर सरदार बहुत थे, इसलिए वहां सल्तनत कायम करने की गुंजाइश नजर नहीं आती थी। इसको जंगो जदाल करते बरसों गुजर गए। शहर पे शहर फतह करता और फिर खो देता। इसके हम कौम जो इसकी तरह ही ताकतवर और मजबूत थे, इसके साथ आगे बढ़ने पर राजी हो गए और हिंदू कुश पहाड़ के दर्रों से उतरकर ये अफगानिस्तान में आ गए। अफगान बहादुर और जंगजू थे, मगर तुर्क जवान जो शिमाल से वारिद हुए थे वो इनसे भी तवाना और बहादुर निकले। बाबर ने काबुल और गजनी पर कब्जा कर लिया और कई साल वहां सल्तनत की। ये पठानों से जोर आजमाई करने 4 दफा पंजाब में आया और हर दफा इनके मुल्क का कुछ न कुछ हिस्सा छीनकर अपने किसी सरदार को इसका हाकिम बनाकर छोड़ गया। इसके बाद जब इसको भरोसा हो गया कि मैं हिंद को फतह कर लूंगा, तो अपने सरदारों से पूछा, तुम्हारी क्या सलाह है। उन्होंने मुतफिक होकर किस्मत आजमाई का फैसला किया। बाबर की उम्र उस वक्त 40 साल थी और इसके पास सिर्फ 13,000 सिपाही थे। इसके सामने पठान बादशाह इब्राहिम लोधी 1,00,000 की फौज लेकर मुकाबला करने को बढ़ा, लेकिन इसके अफगान सिपाही हिंदुस्तान के गर्म मैदानों में रहकर अपनी मौरूसी ताकत और हिम्मत खो बैठे थे। तुर्किस्तान के तुर्क जो के बाबर के सिपाही थे, ताजा दम थे, आग के बगोले की तरह हिंद के पठानों पर टूट पड़े। बाबर अपने जिरा पोश सवारों को लेकर खुद पठानों की टिड्डी दल फौज में घुस गया और मुड़कर पिछाड़ी से इनको कत्ल करना शुरू किया। इब्राहिम की सफें टूट गईं, इसकी फौज में भागड़ पड़ गई। खुद इब्राहिम और इसके 20,000 सवार खेत रहे। यह पानीपत मुत्तसिल दिल्ली की पहली लड़ाई है जो 1526 में हुई थी। इस लड़ाई से दिल्ली का तख्त बाबर को मिल गया। राजपूताने के राजाओं के अलावा हिंदुस्तान में मुसलमानों की 5 बादशाहतें थीं। अव्वल इसने इन मुल्कों को लेने की कोशिश की जो शाहान सादात और लोदी के हाथ से निकल गए थे। खुद तो ये दिल्ली में रहा और अपने बेटे हुमायूं को एक जरार फौज देकर मशरक की तरफ रवाना किया और अपने दूसरे मोतबर सरदारों और सिपा सालारों को थोड़ी थोड़ी फौजें देकर इधर उधर भेजा। हुमायूं ने थोड़े ही अरसे में जौनपुर का इलाका ले लिया और 6 महीने के अंदर अंदर वो कुल मुल्क दिल्ली की कुलमोरों में शामिल हो गया, जो कुछ अरसे तक लोथियों के ताबे था।
दिल्ली और आगरे में लोदियों की जमा हुई दौलत के अंबार बाबर के हाथ आए। इसमें से कुछ थोड़ी सी दौलत तो बाबर ने रहने दी, बाकी सब अपने सिपाहियों और हमराहियों को दे दी। बाबर की तरफ से अफगानिस्तान बल्कि तुर्किस्तान और ईरान में घर बैठे मर्दोसन और बच्चों को तोहफे पहुंच गए। अब बाबर को राजपूतों से लड़ना बाकी रहा। इनमें से उस वक्त चित्तौड़ का राजा संग्राम सिंह सबसे जबरदस्त था। यह राणा सांगा के नाम से मशहूर था। एक जमाना था कि खुद सांगा ने बाबर से दरखास्त की थी कि आप आएं और जालिम